नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। अनुच्छेद 370 आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। अनुच्छेद 370 के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे और जो कोई भी इससे परिचित है वह यह भी जानते होंगे कि यह अनुच्छेद तो अब इतिहास की बात रह गई है। लेकिन दोस्तों, इतिहास कभी पुराना नहीं होता है, क्योंकि इतिहास हमें सदा ही सबक देता है, हमें सीख देता है, भविष्य के मार्गदर्शन का काम करता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुके हैं। तो जो यह कहा जाता था कि अनुच्छेद 370 कश्मीर की विकास में बाधा है, देश के विकास में बाधा है, तो आज हम उन्हीं सब तथ्यों को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर 370 हटाए जाने के आज 1 साल बाद क्या स्थिति बन रही है। तो सभी सकारात्मक बिंदुओं, नकारात्मक बिंदुओं के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और समझेंगे कि अनुच्छेद 370 इस 1 वर्ष में अपने उद्देश्यों में कहां तक सफल रहा है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को वापस लिया गया था और वापसी के लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं। और अनुच्छेद 370 को वापस लेने के साथ ही जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वह समाप्त हो गया था। तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस 1 वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या क्या परिवर्तन आए जो 370 को हटाने के पहले कहा जाता था। तो संविधान में जब 370 जोड़ा गया था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा कहा गया था कि एक देश, दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 370 ही वह अनुच्छेद है जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में विशेष दर्जा प्राप्त होता था। तो जब 370 को हटाया गया तो सरकार द्वारा इसके पक्ष में अनेक तर्क दिए गए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विशेष दर्जा हटाने के पक्ष में सरकार द्वारा क्या क्या तर्क दिए गए। तो सबसे पहले कहा गया कि जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति है, अगर उसे हटाया जाता है तो जम्मू कश्मीर तथा भारत के बीच का जो संबंध है वह मजबूत होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता और भारत की जनता एक विशेष जो संबंध होता है वह धारा 370 के कारण महसूस नहीं कर पाती है और इनमें आपसी एकता स्थापित नहीं हो पा रही थी। तो कहा गया था कि 370 जब हटाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर और भारत के बीच संबंध और मजबूत होंगे तथा आपसी एकता बढ़ेगी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि इससे राज्य में महिलाओं, अनुसूचित जातियों आदि के प्रति होने वाले जो भेदभाव हैं उनमें कमी आएगी और सभी लोगों को समान अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 और जो 35A है, इसके कारण कई ऐसे प्रावधान थे जो महिलाओं के प्रति, वहां के जो बहुत दिनों से रहने वाले जो निवासी है उनके प्रति भेदभाव होता था। तो इसी संदर्भ में कहा गया था कि बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वह बहाल हो जाएंगी और महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता है उनमें कमी आएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खुशहाली आएगी। खुशहाली क्यों आएगी? वह इसीलिए क्योंकि जब धारा 370 हटेगा तो यहाँ पर औद्योगिकरण बढ़ेगा। औद्योगिकरण बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय हैंडीक्राफ्ट की प्रोत्साहन मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, बाजार मिलेगा, स्थानीय संस्कृति और उत्पाद को नई पहचान मिलेगी, पर्यटन में यहाँ पे वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी ऐसी बातें की गई थी और कहा गया था कि अनुच्छेद 370 जब हटाया जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिससे जम्मू कश्मीर में विकास होगा। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन हमें इतनी बातें तो ध्यान में रखनी ही है। और जब
अगस्त 2019 में विशेष दर्जा समाप्त किया गया था, तो उसके बाद सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे। तो उन कदमों को भी देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगस्त 2019 में जब 370 वापस लिया गया था, तो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था। और समाप्त किए जाने के बाद सुरक्षा के तौर पर सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे, जिसके तहत 500 से ज़्यादा नेताओं, राजनीतिज्ञों और कार्यकर्ताओं को वहां पर नजरबंद कर दिया गया था। और यह कदम उठाया गया था सुरक्षा के तौर पर, और निश्चित रूप से हो सकता है उस समय यह आवश्यक भी हो। और इसी क्रम में देखा जाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री वहां के थे उमर अब्दुल्ला, उनके अलावा महबूबा मुफ्ती भी जैसी नेता भी शामिल थी जिनको नजरबंद किया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसकी राज्य की स्थिति बदलते हुए जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख को संघ शासित क्षेत्र अलग अलग दो बनाया गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया। तो कोविड-19 के कारण हम लोग देख चुके हैं कि लॉकडाउन होता क्या है, महसूस कर चुके हैं कि लॉकडाउन में किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो आप लोग उस शब्द से अच्छी तरह से भली भांति परिचित भी होंगे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगस्त 2019 से लॉकडाउन लगा दिया गया। अब बात करते हैं कि विशेष दर्जा जब हटाया गया तो वहां पर क्या क्या सकारात्मक बदलाव आए। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे रहे हैं, सकारात्मक रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भेदभाव में समाप्ति। तो आर्टिकल 35A आपको ध्यान में रखना है, 35A। तो इस आर्टिकल के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे, तो यहाँ पर हम इनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ प्रमुख उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान में क्या स्थिति है। तो आर्टिकल 35A में यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर की जो महिला है, जो महिला अस्थायी निवासी है, यदि किसी दूसरे राज्य के पुरुष से विवाह करती है तो उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। तो हालांकि यह बात जम्मू कश्मीर के पुरुष पर लागू नहीं होती थी। अतः इस प्रकार देखा जाए तो आर्टिकल 35A जो था वह महिलाओं के प्रति भेदभाव करता था। तो निश्चित रूप से वर्तमान में यह स्थिति नहीं है। तो विशेष दर्जा हटाने पर, 35A हटाने पर इस प्रकार देखा जाए तो महिलाओं के साथ भेदभाव तो कम से कम समाप्त हो गया। यानी कि अब कोई भी जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय महिला है यदि किसी दूसरे राज्य के पुरुष से विवाह करती है तो उनकी नागरिकता तो अब कम से कम नहीं जाएगी। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक बदलाव कह सकते हैं। दूसरा, आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब अगस्त 2019 के बाद की स्थिति देखें तो निश्चित रूप से आतंकी घटना में कमी आई है। तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन हैं और जो उनके नेतृत्व हैं वह निश्चित रूप से कमजोर हुए हैं। तो कमजोर हुए हैं तो इस क्षेत्र में जो आतंकी घटना उनके द्वारा संचालित की जाती थी उसमें कमी आई है। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक बदलाव देखने में आया। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव यह भी आया कि आतंकी घटनाओं में जो स्थानीय लोगों की संलिप्तता होती थी उसमें कमी आई। तो कई बार आतंकी घटनाएं जो होती थी तो उनमें पता चलता था कि जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय निवासी हैं वह भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल होते थे। तो होता यह था कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने हेतु कई बार स्थानीय स्तर पर लोगों को बहाल किया जाता था। और इस कारण होता तक क्या था कि जो सुरक्षा बल होते थे उनको कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और कई बार पता भी नहीं चल पाता था कि किस प्रकार की घटनाएं होने वाली है। तो स्थानीय स्तर पर जब लोगों को बहाल किया जाता था तो उस कारण से यहाँ की आंतरिक सुरक्षा और शांति बाधित होती थी। और 370 के बाद के स्थिति में देखें तो ऐसी घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आई है। और आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो वर्ष 2018 की अगर बात करें तो स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकल स्तर पर लगभग 219 लोग आतंकी घटनाओं में सम्मिलित पाए गए थे, जबकि 2019 की अगर बात करें तो इसमें कमी दर्ज की गई और लगभग 119 लोग आतंकी घटनाओं में शामिल पाए गए लोकल स्तर पर। तो इस प्रकार देखा जाए तो आतंकी घटनाओं में स्थानीय लोगों की संलिप्तता में कमी आई।
तो यह भी एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव वहां पे महसूस किया गया। चौथा बात करें तो भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू होने लगे वहां पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति का राज्य का दर्जा प्राप्त था और संसद द्वारा बहुत सारे ऐसे अच्छे कानून बनाए जाते थे जिनको पूरे देश में लागू किया जाता था। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी थी कि बहुत सारे कानून वहां पे लागू नहीं होते थे। तो इस कारण से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के जो नागरिक होते थे वह इन कानून के लाभ से वंचित रह जाते थे। जैसे कि देखा जाए तो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि नागरिकों के हित में बनाए गए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। तो इस प्रकार जब विशेष दर्जा समाप्त किया गया तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव हो गया और अब वहां पर जो भी सरकार द्वारा, संसद द्वारा देश के हित में, नागरिकों के हित में कानून बनाए जाते हैं वह वहां पर लागू होने लगे हैं। तो निश्चित रूप से यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर के निवासी का दर्जा। तो बहुत सारे कश्मीर में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वर्षों से आकर वहां पर बसे हुए हैं, किंतु इस अनुच्छेद के कारण वे जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं माने जाते थे। और जब जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं माने जाते थे तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिनसे वे वंचित थे। शिक्षा से संबंधित अधिकार, वहां पर स्थानीय स्तर पर नौकरी करने के अधिकार, भूमि खरीदने का अधिकार, तो बहुत सारे ऐसे अधिकार से जिनसे वे वंचित थे। तो निश्चित रूप से जब यह कानून हटाया गया, जब विशेष स्थिति को हटाया गया तो जो उनके अधिकार थे वह अधिकार अब बहाल हो गए हैं, जो वहां पर बहुत वर्षों से रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह भी वहां के जो निवासी हैं उनके पक्ष में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव माना जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो कई दलित वर्ग के लोग भी जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी के रूप में वर्षों से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। उसका कारण यही स्थिति थी। तो लेकिन अब वह स्थिति समाप्त हो चुकी है, तो निश्चित रूप से उनके साथ जो भेदभाव होता था उस भेदभाव में भी कमी आई। तो देखा जाए तो यह भी एक सकारात्मक बदलाव यहां पर आया है और हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं और जो भेदभाव होता था महिलाओं के साथ, वहां के नागरिकों के साथ, उनमें कमी आई है। इसके अलावा बात करें तो पर्यटन, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार द्वारा और भौगोलिक संपर्कता बढ़ाने हेतु सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा देखा जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी वहां लॉकडाउन की स्थिति है तो वह विशेष रूप से अभी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो केसर की खेती, सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है। हालांकि लॉकडाउन की जब स्थिति समाप्त हो जाएगी और सामान्य जब स्थिति बहाल हो जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका असर देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो कश्मीर में जो केसर होता है वहां केसर को जीआई टैग भी प्राप्त हो गया है। तो निश्चित रूप से इससे कश्मीर में रोजगार के अवसर आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र में देखा जाए तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए, भौगोलिक संपर्कता को बढ़ाने के लिए सरकार की जो उड़ान योजना है उस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के 11 और लद्दाख के 2 एयरपोर्ट को शामिल करने पर भी सरकार विचार कर रही है। और निश्चित ही किसी क्षेत्र में यदि परिवहन की सुविधा बढ़ती है, संपर्कता, भौगोलिक संपर्कता बढ़ती है तो निश्चित ही वहां पर विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो 2 नए एम्स अस्पताल और 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण भी किए जाने की सरकार की वहां पर योजना है। और निश्चित रूप से जब इस प्रकार की जब सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाएगी, इस प्रकार के जब सुधार किए जाएंगे तो निश्चित ही वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी वहां के नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो बहुत सारी सरकार योजनाएं चला रही है जो जम्मू कश्मीर के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। तो ये तो देखा हमने कि क्या क्या सकारात्मक बदलाव आए। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इतना तो हमें ध्यान में रखना है, एग्जाम में लिखते तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं विशेष दर्जा हटाने के पक्ष में नकारात्मक प्रभाव, यानी कि कुछ ऐसे बातें जो इसके विपक्ष में जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुत सारे लोगों द्वारा यह कहा जा रहा है कि जब से जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव किया गया है, लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं, तब से आज तक देखा जाए तो स्थिति में कोई विशेष बदलाव देखने को नहीं आया। और इस निर्णय के बाद जम्मू कश्मीर
क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में ही रहा है। और बाद में तो कोविड-19 की महामारी भी आ गई, तो निश्चित रूप से देखा जाए तो बदलाव ज़्यादा विशेष रूप से दिखाई नहीं देते हैं। कारण चाहे जो भी हो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई विशेष बदलाव तो आया नहीं। तो इसके अलावा स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो इन सब मामलों में देखा जाए तो बहुत सारे लोग यह कहते थे, कहा जाता है कि 370 को बाधक माना जाता था जम्मू कश्मीर के विकास में। लेकिन बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि वास्तव में 370 उतना बाधक नहीं था जितना यह माना जाता था जम्मू कश्मीर के विकास में। क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा थी वह थी यहाँ का जो माहौल था, अशांति का माहौल, हिंसा का माहौल, जो आतंकवादी माहौल था। उस कारण से यहाँ पर विकास नहीं होता था, क्योंकि ऐसी स्थिति में देखा जाए तो न उद्योग लग सकते हैं, न रोजगार बढ़ सकता है, न लोगों में आपसी संपर्क बढ़ सकता है। तो कहा जाता है कि 370 को हटाने से स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की समस्या का मुख्य कारण वहां पर अशांति मानी जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सरकार की इच्छा शक्ति पर भी किसी भी क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। और चूंकि जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो इच्छा शक्ति की कमी रही है विकास के मामले में, तो इसी कारण से यह जो स्वास्थ्य, शिक्षा या जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें तरक्की नहीं हुई है। तो इसका एक कारण यह भी माना जाता है, न कि धारा 370। दूसरा बात करें तो नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक प्रणाली बाधित हुई। तो 370 हटाने के बाद अगर देखा जाए तो वर्तमान लोकतांत्रिक प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता मानी जाती है वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और देखा जाए तो इंटरनेट को भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम माना जाता है। और इंटरनेट लॉकडाउन के बाद अधिकांश समय तक बंद रहा। हालांकि 2G जो संचार सेवा थी उसको बहाल किया गया था, 2G। तो 2G की स्पीड आप सभी को पता ही है। तो जब कोविड-19 की महामारी आई तो उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारी जो सार्वजनिक सुविधाएं थी, जो सार्वजनिक स्थल थे, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, तो बहुत सारे ऐसे थे जो सरकार द्वारा बंद कर दिए गए। तो स्वास्थ्य कारणों से बंद किए गए। तो निश्चित रूप से जब बंद किए गए तो शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और इस चीज़ को तो हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि पूरा भारत देखा जाए तो पूरा भारत लॉकडाउन से कोविड-19 के बाद अच्छी तरह से परिचित हो चुका है। और जब भारत में, पूरे भारत में जब लॉकडाउन रहा तो आप महसूस कर सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है, जो जन सुविधाएं जो है, जो सरकारी सुविधाएं हैं, वह कितनी बाधित रही है। हालांकि इंटरनेट की सुविधा 4G के साथ हमें उपलब्ध होती रही है, उस पर कोई पाबंदी नहीं रही है। तो इस कारण से कुछ हद तक देखा जाए तो जो हमारे शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य है, जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं, उनका लाभ तो हम उठा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो सिर्फ 2G संचार सेवा ही बहाल रही है। तो इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है पिछले 1 साल से किस प्रकार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही होगी। तो आगे बात करते हैं बेरोजगारी के क्षेत्र में। तो कहा जाता है कि जून 2019 में कश्मीर में जो बेरोजगारी दर थी वह लगभग 15.89% के आसपास थी। जो उस समय की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो देश में जो बेरोजगारी दर थी अन्य राज्यों की अपेक्षा वह कम थी। लेकिन 370 के वापस लेने के बाद रोजगार के जो नए अवसर हैं वह तो शायद ही रोजगार के नए अवसर आए होंगे, उल्टा जो भी रोजगार थे उसमें और गिरावट ही दर्ज हुई। तो रोजगार के मोर्चे पर देखा जाए तो 370 के हटाने के बाद जो प्रभाव हैं वह अच्छे नहीं रहे। और कहा जाता है कि अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के बीच ही लगभग 5 लाख नौकरियां जो हैं वह जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गई। और इसमें लगभग 75,000 तो केवल पर्यटन क्षेत्र से संबंधित नौकरियां थीं। और हम जानते हैं कि पर्यटन जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और उस पर्यटन क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग 86% की गिरावट भी दर्ज हुई। हालांकि 370 की वापसी के बाद जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा एक यूथ पैकेज की भी घोषणा की गई थी, ताकि वहां पे जो रोजगार की स्थिति है
उसको बहाल किया जा सके, मतलब रोजगार की स्थिति में सुधार किया जा सके। और यूथ पैकेज के तहत सरकार द्वारा लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन अभी तक देखा जाए तो इस यूथ पैकेज के तहत किसी भी प्रकार की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, यानी कि इस दिशा में कोई विशेष सरकार द्वारा प्रयास नहीं हुए हैं। तो बेरोजगारी के मोर्चे पर देखा जाए तो बहुत ही हालत खराब है। हालांकि ये पूरे देश में हालत अभी अभी बेरोजगारी के स्तर पर बहुत ही स्थिति खराब है, लेकिन चूंकि हम यहाँ धारा 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था को नुकसान। तो अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के मध्य कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ तो पहले से ही लॉकडाउन की स्थिति थी और कोविड-19 ने हालत और ही बदतर कर दी। तो इस कारण से देखा जाए तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत ही नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर जो स्थानीय उत्पाद में देखा जाए तो सेब उद्योग, जो एप्पल उद्योग है, उस उद्योग में भी भारी कमी दर्ज की गई। तो निश्चित रूप से एप्पल उद्योग जब वहाँ प्रभावित हुआ तो रोजगार में तो कमी आई ही, बेरोजगारी बढ़ी ही, उसके साथ साथ वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी उसने प्रभावित किया। और जुलाई 2020 में एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट का नाम था जम्मू एंड कश्मीर द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 से जुलाई, ठीक है, अगस्त 2019 से जुलाई 2020 तक जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था भी वहाँ पर प्रभावित हुई है। तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में लॉकडाउन और कोविड-19 दोनों को जिम्मेवार माना जा सकता है। आगे बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नागरिकों का एक बड़ा जो सामान्य वर्ग है वह यह चाहता है कि वह सामान्य जीवन जिए, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक ऐसे नहीं हैं कि आतंकी घटना में संलिप्त है या सभी नागरिक किसी न किसी राजनीतिक में सम्मिलित हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो आम नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, और वह हम जैसे, आप जैसे सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे से अपना रोजगार चाहते हैं, अपने विकास चाहते हैं। तो उनको इन सब घटनाओं से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जब लॉकडाउन लगाया गया, 370 हटाया गया, तो उसके कारण वे सभी प्रभावित हुए हैं। तो निश्चित रूप से जब सामान्य जो आम आदमी है, जिनको इन सब से कोई विशेष कोई संबंध नहीं है, तो वो उनका जीवन भी देखा जाए तो सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। और जब सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और निश्चित रूप से 1 वर्ष होने वाले हैं, तो इस कारण से कई लोगों में, कई युवाओं में, कई कश्मीरी नागरिकों में एक अलगाववाद की भावना भी धीरे धीरे पनप रही है, नकारात्मकता की भावना पनप रही है। क्योंकि यदि देखा जाए तो अगर किसी भी क्षेत्र में यदि रोजगार ना हो, वहाँ आर्थिक क्रियाकलाप ना हो, वहाँ पे जो सामान्य जन सुविधाएं हैं वह उपलब्ध ना हो नागरिकों को, तो निश्चित रूप से नागरिकों में एक असंतोष तो आएगा ही सरकार के प्रति। तो कहा जाता है कि वहाँ पर सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है और इस कारण से एक नकारात्मकता की भावना आ रही है। तो यह भी देखा जाए तो यह एक इसका देखा जाए तो यह एक कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव वहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति भी प्रभावित हो रही है। हालांकि कई स्तर पर देखा जाए तो यह भारत का अपना व्यक्तिगत मामला है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अपना निजी मामला है और इस तरह के निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात अगर की जाए तो जम्मू कश्मीर कई अवसरों पर देखा जाए तो इनका जानबूझकर अन्य जो देश हैं उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। तो जो हमारी व्यक्तिगत समस्या है, जो हमारी राष्ट्रीय समस्या है, उनको अंतर्राष्ट्रीय बना दिया गया है। कुछ देश ऐसे हैं उनके द्वारा। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्थिति थोड़ी सी प्रभावित हुई है इस मामले पर। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमने विशेष दर्जा हटाने पर कुछ नकारात्मक प्रभाव जो भी आए देखने को, वो भी उनकी हमने चर्चा की है। तो वास्तव में देखा जाए तो कश्मीर की समस्या जो है वह बहुत ही जटिल है और केवल विकास से या विशेष दर्जा हटाए जाने से, यानी कि 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर की समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो यह आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। क्योंकि
देखा जाए तो आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ की जो सामाजिक, जो आर्थिक, जो सांस्कृतिक समस्याएं हैं, जो अलगाववाद की समस्याएं हैं, जो भौगोलिक समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को एक साथ देखना होगा और जो वास्तविक रूप से जो समस्या है उसको टारगेट करना होगा। और यहाँ पर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको बढ़ावा देना होगा, यहाँ की लोगों की सोच को बदलना होगा, यहाँ के लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना होगा। क्योंकि विशेष दर्जा को सिर्फ हटा देने से ही यहाँ विकास हो जाएगा, यहाँ विकास की नई धारा बहने लगेगी, यह सोचना देखा जाए तो गलत हो सकता है। गलत इसीलिए क्योंकि विशेष दर्जा को हटाया जाना जम्मू कश्मीर की विकास की दिशा में एक प्रयास हो सकता है, ठीक है, एकमात्र उपाय नहीं हो सकता है। क्योंकि 370 को हटाए हुए लगभग 1 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ तक स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आया है। तो निश्चित रूप से हमें यहाँ पर सबक मिलता है कि हमें इसके अलावा इस दिशा में और भी अन्य कई सकारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ उपाय के बारे में कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो कुछ उपाय को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो इंटरनेट सुविधा को 4G स्पीड के साथ बहाल किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और इस लॉकडाउन में बहुत सारी जो जन सुविधाएं हैं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, तो वो सारी सुविधाएं जो हैं वह नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो इससे हो क्या रहा है कि वर्तमान परिस्थिति के कारण जो ऑनलाइन शिक्षा है वहाँ की, वह पूरी तरह से ठप हो चुकी है। नागरिक अधिकार में देखा जाए तो ठहराव आ चुका है। तो इसी प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि 4G स्पीड के साथ यदि इंटरनेट सुविधा को बहाल की जाए तो निश्चित रूप से कुछ जो सुविधाएं तो निश्चित रूप से वहाँ के नागरिकों को उपलब्ध होंगे ही। दूसरा बात करें तो लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिकों तथा मानवाधिकारों के जो बात की जाती है उनको बहाल किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक मूल्य हैं जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो वह अभी स्थिति लोकतांत्रिक मानदंडों पर अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बड़े नेता और जो कार्यकर्ता हैं, पत्रकार इत्यादि जो हैं वहाँ पर नज़रबंद है। तो अतः इस प्रकार की जब स्थिति रहेगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में तो निश्चित रूप से वहाँ पर शांति और स्थिरता कैसे आ सकती है। अतः इस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष का जो समय है वह बहुत हो चुका है और काफ़ी हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए सरकार को देखा जाए तो जो स्थानीय शासन में लोगों की भागीदारी है वह भी बढ़ाना होगा, क्योंकि जब स्थानीय स्तर पर भागीदारी होगी, शासन में लोगों की सहभागिता होगी, तो निश्चित रूप से जो स्थानीय लोग हैं वह शासन में अपने अनुसार निर्णय लेंगे, अपने क्षेत्र के विकास के पक्ष में निर्णय लेंगे और इससे लोगों में आत्मविश्वास भी आएगा। तो सरकार को इस दिशा में भी प्रयास करना होगा। कहने का मतलब कि स्थानीय भागीदारी में शासन में स्थानीय भागीदारी सरकार को बढ़ानी होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सहमति बनानी होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के इस निर्णय का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विरोध कर रहे हैं। तो भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी और बताना होगा कि यह उसका अपना मामला है, संप्रभु मामला है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो अन्य देशों को विश्वास में लेना होगा, क्योंकि देखा जाए तो आजकल छोटी से छोटी घटनाएं भी होती हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ जाती हैं और वह कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करती है। तो भारत को अन्य देशों को विश्वास में लेना होगा जो भी इस निर्णय के प्रति देखा जाए तो नकारात्मक विचार रखते हैं। इसके बाद बात करें तो पर्यावरण प्रभाव एवं आवश्यक कानून का निर्माण करना भी बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति को अगर देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और चूंकि अब वहाँ पर जमीन खरीदने का, भूमि खरीदने का अधिकार भारत के किसी भी नागरिक को है और देखा जाए तो औद्योगिक क्रियाकलापों में भी अब वहाँ पर बढ़ोतरी होगी, बाहर से आकर लोग वहाँ पर बसेंगे ही। तो निश्चित रूप से जब इस प्रकार से जनसंख्या इस क्षेत्र में आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ के जो पर्यावरण है, जो भौगोलिक स्वरूप है, उसमें भी परिवर्तन आएगा और चूंकि यह पर्यावरण की दृष्टि से
बहुत ही संवेदनशील है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह लद्दाख का देखा जाए तो बहुत ही संवेदनशील है। तो बाहर के जब लोग आएंगे तो यहाँ के जो पर्यावरण है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, यहाँ की संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस स्थिति में होगा क्या कि जो लद्दाख में जो मानव की जनसंख्या कम पाई जाती है, यदि वहाँ मानवीय अधिवास बढ़ेगा और बाहरी लोगों का यहाँ पर प्रभाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यहाँ के जो लोग हैं उनमें स्थानीयता की भावना भी आएगी। क्योंकि पूर्वोत्तर की हमारी जो समस्या देखा जाए तो पूर्वोत्तर की समस्या स्थानीय बनाम बाहरी की समस्या भी है, तो उस प्रकार की समस्या भी फिर यहाँ देखने को मिल सकती है। तो इस दिशा में सरकार को कानून बनाना होगा ताकि जो स्थानीयता की भावना है, जो प्रादेशिकता की भावना है, वह बढ़ ना सके। इसके अलावा स्थानीय पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना हो, इस दिशा में भी सरकार द्वारा कानून बनाया जाना होगा। तो निष्कर्ष के रूप में हम देखा जाए तो कह सकते हैं कि कभी भी जो फैसला लिया जाता है, किसी भी फैसले को, जैसे धारा 370 हटाया गया, वह एक फैसला था। तो किसी भी फैसले को सही तभी माना जा सकता है जब उसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने अपने उद्देश्यों को अभी तक कहाँ तक प्राप्त किया है। तो यदि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, वहाँ पर शांति की बात की जाए, वहाँ पर शैक्षणिक विकास की बात की जाए, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की बात की जाए, तो जो हमारा लक्ष्य था अभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और हो सकता है कि इसमें और समय भी लगे, क्योंकि एक साल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो लॉकडाउन रहा, उसके बाद कोविड-19 आ गई। तो निश्चित रूप से इन दोनों के प्रभाव के कारण भी हो सकता है कि हम अभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान में जो हालात हैं उनमें तो बदलाव सरकार को जल्द से जल्द करना ही होगा। और सरकार को जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने होंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करना होगा, राजनीतिक स्थिरता लानी होगी, शांति के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे, ताकि जिन लक्ष्यों के साथ धारा 370 को वापस लिया गया था उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि 370 हटाने के बाद वर्तमान में वहाँ पर कैसी स्थिति है। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो से संबंधित आर्टिकल को gkbucket.com पर भी देख सकते हैं।